अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद। मैं हूं फाहद हुसैन। बात करेंगे आज गोलमेज कॉन्फ्रेंस की। आप जानते हैं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने ये प्रपोजल दिया है कि इस वक्त मुल्क को क्योंकि बहुत ज्यादा अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का सामना है, तो तमाम तर सियासी जमातें आकर एक गोल मेज के गिर्द बैठें, चाहे वो मेज गोल हो या चौकोर हो, और ये आकर बातचीत के जरिए ये जो बड़े मसाइल हैं इनका कोई ना कोई हल निकालें। अब ये प्रपोजल है एमक्यूएम की तरफ से, इसको वो अमली जामा पहनाने की कोशिश कर रहे हैं। और पिछले चंद दिनों में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो मुख्तलिफ वफ्द हैं वो मुलाकात कर चुके हैं। एएनपी से उनकी मुलाकात हुई है, पीएमएलक्यू से हुई है, जमात इस्लामी से हुई है, शेख रशीद साहब के घर भी एक वफद गया, उनसे बात हुई और इन कम से कम इन जमातों ने कहा है कि हाँ जी जरूर ऐसा होना चाहिए। सदर जरदारी से भी एमक्यूएम ने यही बात की कि जी इस तरह की कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। सदर साहब ने भी अखबारों की खबरों के मुताबिक जो है वो मुकम्मल तौर पर इससे इत्तफाक किया और वजीर आजम को कहा कि आप भी एक इस तरह की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएं। अब पिछले चंद दिनों से हम देख रहे हैं कि ये तमाम तर कार्रवाई हो रही है कि किसी तरीके से इस गोलमेज कॉन्फ्रेंस को जो है वो कामयाबी से मुनक्कद किया जाए, लेकिन इसके साथ चंद एक बुनियादी मसाइल हैं, प्रॉब्लम्स हैं। पहली चीज तो यह है कि जो दो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, ये जितने लोगों से मिले हैं, जमात इस्लामी को अगर आप साइड पे कर दें तो वो तमाम वैसे ही हुकूमत के तहत ही हैं। जमात इस्लामी ने भी मुकम्मल तौर पर इस प्रपोजल की हिमायत नहीं की, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है कि मिल बैठकर बात करने में कोई हर्ज नहीं, कोई मुज़ायका नहीं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने बहुत सवाल उठाए, उन्होंने कहा कि इस वक्त क्या जरूरत है इस तरह की कॉन्फ्रेंस की, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अभी कोई वाज़ेह मौक़िफ़ सामने नहीं आया। कहा जा रहा है कि क्योंकि इमरान खान साहब मुल्क से बाहर हैं तो उनसे मशावरत के बाद ही मुकम्मल तौर पर ये इसका जवाब दिया जाएगा। अब ये जो चैलेंजेस हैं जिनके बारे में बात हो रही है कि क्या वजह क्या है इस वक्त जब एक हुकूमत अपना टर्म मुकम्मल करने वाली है, इलेक्शन आने वाले हैं, इस वक्त ये क्या वजह है कि तमाम जमातें बैठे और कौन से मसाइल हैं जो एकदम पाकिस्तान के ऊपर आकर बैठ गए? कोई ऐसा कोई इमरजेंसी हो गई है? पूछा गया, जब मैंने पढ़ा आज तो मुझे ये कम से कम ये नजर आया, जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और ये दीगर जमातें कह रही हैं कि जी जो अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान को खतरा है, कौमी सलामती के बहुत सारे चैलेंजेस हैं, इसके अलावा अंदरूनी मामलात वगैरह वगैरह, ये एजेंडा इतना ब्रॉड एजेंडा है कि कम से कम मैं तो ये सोचने पर मजबूर हो गया कि ये तमाम तर ब्रॉड एजेंडा तो ऐसा है जो हुकूमत को नहीं आती है तो वो सामने रखती है और कहती है कि ये मसाइल हैं, इनको हम अगले 4-5 साल में हल करेंगे। लेकिन एक ऐसे वक्त पे जब ये हुकूमत जो है उसके चंद दिन रह गए हैं, चंद माह रह गए हैं, एक बड़ा सवाल है कि ये कॉन्फ्रेंस क्यों बुलाई जा रही है और इसमें इतनी ज्यादा सियासी कार्रवाई क्यों हो रही है। अब उससे जुड़ा एक और इशू है जिसको बुनियाद बनाया जा रहा है। कुछ हद तक कहा यह गया है कि अमरीकी जो बहरी बेड़े हैं वो पाकिस्तान की सरहदों के करीब आ गए हैं, शायद उनसे हमें खतरा है। अब वो क्या खतरा है, चुनाचे आज मैंने कुछ पढ़ने की कोशिश की और जानने की कोशिश की कि क्या हो रहा है, तो फैक्ट्स कुछ ऐसे हैं, आपके सामने रख देता हूं, फैसला आपने खुद करना है कि जो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ है, आप जानते हैं, ये मैप भी आपको नजर आ रहा होगा, पर्शियन गल्फ है, उसके आगे ये स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ भी नजर आएगा। ये वो यहां से ये बेसिकली दुनिया की ऑयल शिपिंग लाइंस है, बहुत बड़ा दुनिया के तेल का हिस्सा यहां से जाता है शिप्स के जरिए और आगे निकलता है। अब ये बड़ा एक स्ट्रेटेजिकली सेंसिटिव जगह है और यहां पे पिछले चंद दिनों से जब से ईरान से टेंशन जो है वो अमेरिका की ज्यादा हुई है तो अमेरिका ने अपनी फोर्सेस मूव की हुई हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स बड़ा अखबार है अमेरिका का, उसने उसके मुताबिक चंद एक जो फैक्ट्स हैं अमेरिका का जो फौजी बिल्डअप हो रहा है इस एरिया में, वो मैं आपके सामने रखता हूं। गुज़श्ता साल ये खलीज फारस जो है इसके 2 मुख्तलिफ अड्डों पर यहां पे अमेरिका के लड़ाका तैयारों के अलावा F-22 और F-15C जंगी तैयारे भी पहुंचा दिए गए। ये फैक्ट है। उन्होंने वहां कहा कि जी हमें खतरा है ईरान की तरफ से और ईरान पे दबाव भी डालना है और ईरान की तरफ से अगर कोई धमकी आती है तो उसे मुकाबला करने के लिए ये बिल्डअप हो रहा है। इसके अलावा क्या है जरा देखिए, अमेरिका ने यह भी किया है कि जो इजाफी तैयारी, ये जो तैयारे जिनका मैंने जिक्र किया, इनकी वजह से अमेरिका जो है वो वहां के साहिल पर नस्ब मिसाइल बैटरी जो ईरान की हो सकती हैं उनके अलावा ईरान के अंदर भी हमले करने का काबिल होगा। इसके साथ साथ अमेरिकी बहरिया ने एक ऐसा जंगी जहाज, उसका नाम पोनस है,
वो बहरी जहाज जो है वहां पे लाके खड़ा कर दिया है, जो कि एक फौजी अड्डे का किरदार भी अदा कर सकता है। ऐसे कहते हैं कि फ्लोटिंग बेस है, और इस जहाज में मेडिकल स्वीट, हेलीकॉप्टर्स को उड़ाने और फौजियों की रिहाइश का इंतजाम भी मौजूद है। कहा यह जा रहा है कि फ्लोटिंग बेस है, इसको यूज कर और कहीं भी जो है वो स्पेशल फोर्सेस के ऑपरेशंस किए जा सकते हैं। और इसके अलावा इस खित्ते में जून में ये जो जॉन स्टेनिस नामी एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, इसको भी वहां पे भेजा जा रहा है। एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे कि आप जानते हैं, एक पूरा बेड़ा होता है, उसके साथ एक पूरा बेड़ा चलता है, फ्लीट होती है, तो इसको भी इस इलाके में मूव किया जा रहा है। और उसके अलावा माइन स्वीपर्स वगैरह वगैरह, ये तमाम इकदाम अमेरिका ले रहा है, और इसकी बुनियादी वजह ईरान है। ईरान के ऊपर दबाव डाला जा रहा है, सैंक्शंस लगाए गए हैं, और कोशिश ये हो रही है कि जंग किए बगैर ईरान को इतना कमजोर कर दिया जाए ताकि वो आसपास के इलाके में जो है वो किसी तरीके से वहां पे कोई प्रेशर के जरिए नुकसान ना पहुंचा सके। तो ये तो फैक्ट है, लेकिन क्या इससे पाकिस्तान को खतरा है? पाकिस्तान को अमेरिका से खतरा हो सकता है, बल्कि हुआ है। सलाला इंसिडेंट आपके सामने है। उसके अलावा क्रॉस बॉर्डर जो अफगानिस्तान से हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं वो हमारे सामने है, लेकिन वो अफगानिस्तान की साइड से हो रहा है, इस साइड से तो नहीं है। हाँ, अब आप कहें कि जी ये एक बड़ा इशू है, तो कहने को तो हम कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मेरा सवाल यह है कि ये इन तमाम इश्यूज को बुनियाद बना के इस वक्त एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो है उसे बुलाना, ये कहां तक एक जिसे कहते हैं कि प्रैक्टिकल चीज है? और प्लस इसमें से हम निकालना क्या चाहते हैं? हमारे क्या इश्यूज हैं? मईशत, दहशतगर्दी, गुर्बत, लोड शेडिंग, तालीम और सेहत, करप्शन, ये तो हुकूमत का काम है ना। यानी अगर ये 4 साल तक ये हल नहीं कर सके, तो क्या एक कॉन्फ्रेंस में बैठ के कोई जादू की झड़ी है कि इन तमाम चीजों के आंसर में मिल जाएंगे और यकदम सब कुछ ठीक हो जाएगा? तो जाहिर बात है कि ये जो प्रपोजल है इसके पीछे कुछ सियासत हो रही है। वो सियासत क्या है? ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदेद। बात हो रही थी कि जो गोलमेज कॉन्फ्रेंस के हवाले से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट मुख्तलिफ जमातों से मुलाकातें कर रही है, उसका मकसद है क्या? और क्या इस वक्त इस तरह की मीटिंग को, इस तरह की कॉन्फ्रेंस को होल्ड करना पाकिस्तान के लिए जरूरी है? और अगर है भी सही तो उसमें से क्या निकलना चाहिए? ये बुनियादी सवाल है जो मैं अपने मेहमानों के सामने रखूंगा। 3 मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। तारुफ कराता हूं, जनाब खुर्रम दस्तगीर साहब डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। उनके साथ जनाब इरफान सदीकी साहब मशहूर मारूफ कॉलम नवीस हैं, तज्जियाकार हैं। इसी मौजू पे आज इरफान सदीकी साहब ने कॉलम भी लिखा है जिसका मैं हवाला दूंगा प्रोग्राम में। और जनाब अब्दुल रशीद गुडेल साहब रहनुमा हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के। गुडेल साहब, बात अगर आपसे शुरू करूं, ये कॉन्फ्रेंस जो आप कर रहे हैं, इसका अभी तक मुझे कोई ये समझ नहीं आ रही कि इसका क्लियर कट इसमें से आप निकालना क्या चाह रहे हैं? अगर आप कहते हैं कि जी पाकिस्तान को बड़े खतरात दरपेश हैं, तो वो तो आज की बात नहीं है, वो तो हमेशा से हैं। इस वक्त क्यों करवाना चाह रहे हैं? देखें कि जो खतरात की निशानदेही अल्ताफ भाई ने की है उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि बलूचिस्तान के हालात हैं, बलूचिस्तान के हुकूक हैं, और बलोची अगर हुकूक मांग रहे तो उनसे बढ़ के हुकूक दे दिए जाएं उसको, ताकि वो कड़वा गुड़ पीने में कोई हर्ज नहीं है, पाकिस्तान की सलामती को कोई खतरा है। इसके अलावा बैन आउटफिट्स की बात की कि इनमें से कोई बाहर जाके कोई कार्रवाई करता है तो सारी दुनिया के ममालिक की फौजें, तो 48 ममालिक की फौजें नेटो की अफगानिस्तान में है। अगर ऐसा कोई वाकया होता है जैसे ओबीएल का हुआ था, ऐसा वाकया होता है तो सारी दुनिया एक तरफ खड़ी होगी, आप एक तरफ खड़े होगे, तो क्या हम उस तना हुकूके क्या दुनिया का मुकाबला कर सकते हैं? प्लस हमारी माशी पॉलिसीज, हमारी दाखिली पॉलिसीज, हमारी खारजा पॉलिसीज को चेक करना पड़ेगा। जो हालात हैं इस वक्त, हालात के साथ लोगों की राय लेनी पड़ेगी, और राय लेने के लिए अल्ताफ भाई ने ये कहा कि सियासी वाबस्तगी से बाला उतर होके अपनी सियासत को साइड पे रख के पाकिस्तान और पाकिस्तान अवाम के लिए कुछ बातें की जाए, कुछ नेशनल एजेंडा है ये, तो पूरा आपने एक इलेक्शन का मैनिफेस्टो बयान कर दिया। इलेक्शन का सारा कुछ कॉन्फ्रेंस में कैसे आप कर सकते हैं? देखिए, इलेक्शन का मैनिफेस्टो अलग चीज है, और एमक्यूएम को अल्लाह का शुक्र है कि इलेक्शन के ऐलान के पहले इलेक्शन की तैयारी नहीं करनी होती। इलेक्शन हम जीतने के बाद इलेक्शन की तैयारी कर लेते हैं। अगर कल इलेक्शन हो जाए हमें कोई मसला नहीं है। क्यों ये इस वक्त इलेक्शन सर पे खड़ा है? आप कहते हैं जी आज से 3 साल पहले या अगली हुकूमत आके करे तो फिर भी, अरे अगर खतरा आ जाए तो आप इंतजार करोगे कि इलेक्शन हो, इलेक्शन होने के बाद दूसरी गवर्नमेंट आए, वो टेक ओवर करे, 6-8 महीने निकले और खतरा आपके सर से निकल जाए और काम हो जाए आपका। अगर कोई ऐसी बातें नजर आती हैं
तो उसमें क्या मुजायका है कि अगर अल्ताफ भाई ने कहा सारी पार्टियों से अपनी जात से मजहबी उससे बात रोके, लोगों से मिलो, उन लोगों से मिलकर अगर इख्तलाफ राय खत्म होता है, एक नेशनल फजा बनती है, कौमी सलामती की फजा बनती है, तो उसमें एतराज किसी को नहीं होना चाहिए। साहब आपको क्या समझ आ रही है टाइमिंग और ये जो रख रहे हैं एजेंडा? बड़ी मेरी नजर में तो ये वाजे है कि ये हुकूमत एग्जॉस्ट हो चुकी है, बैंकरप्ट इंटेलेक्चुअली बैंकरप्ट हो चुकी है, और जिसका ये हिस्सा सिंध में भी है, फाइनेंशियली भी बैंकरप्ट हो चुके हैं। ठीक है, अब ये नातवा हुकूमत का चूंकि हिस्सा है, अब लिहाजा एमक्यूएम जो है वो अपनी एक अलहदा मूवमेंट के लिए, अलहदा कोशिश के लिए, अलहदा ये तमाम इशूज, बस मैं आप मिसाल दूंगा कि अभी 13 जुलाई को जो कौमी असम्बली का इजलास खत्म हुआ, उस 13 जुलाई की दोपहर तक ये सारे इशूज जिसका आज इतने खतरात की घंटियां बज गई, वो नहीं था। हालांकि उस इजलास के बाद जनाब वजीर आजम बकौल उनके एक इंतहाई कामयाब दौरा अफगानिस्तान का करके आए हैं, लेकिन उस दौरे के बाद एमक्यूएम का ये कहना कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान को खतरा है, अगर ये इश्यूज हैं, दुरुस्त है, इनकी प्रेस ये जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस है जरूर करें, गुफ्तगू करनी चाहिए, लेकिन दरअसल मैं समझता हूं कि ये एक इजहार है कि ये अब हुकूमत से जो है वो एक अलहदा है, हुकूमत की जिम्मेदारी कबूल नहीं करना चाह रहे, और अब ये मुस्तकबिल की पेशबंदी जो है इस कॉन्फ्रेंस को करना चाह रहे, अपने सियासी मफादात के लिए ये मूव आपको लग रही है? जी बिल्कुल, क्योंकि अगर ये वाकई नेशनल इशू था और इसके मामले में एविडेंस मौजूद भी थी और मोहतरम तरीके कायद के जो बयानात हैं, तो फिर कौमी असेंबली के फ्लोर पर इसको आना चाहिए था कि जनाब ये हमारी नजर में एक ऐसे इशूज हैं जिसके ऊपर हुकूमत तवज्जो नहीं दे रही। इसी तरह मैं दोहराऊंगा कि कल जब काबीना में एमक्यूएम के वुज़रा की मौजूदगी में वो एमओयू जिसके ऊपर सब वुज़रा ने दस्तखत किए हैं कल, क्या उसके बाद इन तमाम खतरात की निशानदेही एमक्यूएम के वुज़रा ने की? ठीक है, ये इशू है। ये मैं जवाब देखिए हर्ज कोई नहीं है, लेकिन इस इलेक्शन साइकिल में ये बहुत देर बाद। इरफान सिद्दीकी साहब, आपने तो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर अपने कॉलम में लिखा है कि अगर तो केयर टेकर गवर्नमेंट के हवाले से कोई बड़ा फैसला ही करने जा रहे हैं इस कॉन्फ्रेंस में, तो फिर तो जवाब बनता है, वरना ये सिर्फ वक्त का ज़िया है। जी देखिए फाद, मैं तो ये कहता हूं, गुडेल साहब ने मुहर्रिकात जो बयान किए हैं, इसमें कोई भी ऐसी इमरजेंसी नहीं है जिसमें कोई फायर फाइटिंग की अचानक जरूरत पड़ जाए कि आज आग लगी है और आग बुझानी है। ये सारे इश्यूज, मसलन बलोचिस्तान है, कोई नया इशू नहीं है। नेटो और अमेरिका की यहाँ पे मौजूदगी कोई नया इशू नहीं है। मुआशी पसमानदगी और मफलूकुल हाली कोई नया इशू नहीं है। कोई सच मैं नहीं समझता हूं कि कोई ऐसी इमरजेंसी लाहक हो गई थी कि इस तरह की कॉन्फ्रेंस की जाए, नंबर एक। नंबर दो ये है कि ये हुकूमत का हिस्सा हैं और एक तवील अरसे से हिस्सा हैं, और ये हुकूमत अब बिल्कुल अपने आखिरी मराहल तक जा पहुंची है, 4.5 साल तकरीबन मुकम्मल कर चुकी है। अगर किसी कंसेंसस की जरूरत होती है, कौमी मसाइल के हवाले से हम आंगी की जरूरत होती है, कोई जॉइंट हिकमत अमली बनाने की जरूरत होती है, तो वो उस वक्त बनाते हैं जब आप सफर शुरू कर रहे होते हैं। 4.5 साल का 5 साल का सफर आपके सामने है, आप कंसेंसस के साथ एक नेशनल एजेंडा बनाते हैं और उस पर चल पड़ते। यानी इस वक्त इसका अब जब आप 4.5 साल गुजार चुके हैं और ढलवान के बिल्कुल आखिरी कोने पे पहुंच चुके हैं, तो वहां आप नेशनल एजेंडा तो आपको समझ क्या आता है क्यों कर रहे हैं? तीसरी बात जो खुर्रम को जिक्र करना चाहिए था उसने नहीं किया, मुझे याद पड़ता है कि नवाज शरीफ साहब ने बहुत पहले एक मिसाके पाकिस्तान का तस्वुर दिया था और कहा था कि आए, बिल्कुल आगाज में आए सारी पार्टियां बैठे, सितंबर 2001 में बिल्कुल, और उसमें उन्होंने फौज को भी कहा था कि फौज भी बैठे, मीडिया भी बैठे, सारे स्टेक होल्डर्स बैठे, और सिर्फ ये नहीं कि कोई इस तरह का कोई पैच वर्क कर लें कि जी आज कोई हम कॉन्फ्रेंस बुला लें। उन्होंने कहा 10-20 साल का एजेंडा एक बना ले। उस वक्त किसी ने उस पर काम नहीं। अभी ये क्यों, आपको क्या समझ गया, लॉजिक क्या समझ आ रही है? क्यों का जवाब तो मेरा ख्याल है कोई नहीं है। एक बात तो वो समझ में आती है कि अब जब वो कहते हैं ना कि जब कश्ती डूबने लगती है, सामान उतारा करते हैं, तो ये वो मरहला आ गया है कि पीपल्स पार्टी से या उसकी सियासत से या उसकी नाकामियों से या उसके फेलियर से डिसएसोसिएट करने के लिए और अपनी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए ये राब्तों का एक सिलसिला है। मुझे इसके अंदर कोई एक भी लॉजिक ऐसी समझ नहीं आती जिससे ये साबित हो, जिससे ये साबित हो कि वाकई कौमी। अब देखिए एक बात आखिरी में कर लूं, फिर आप गुडेल साहब से पूछेगा कि ये इस पोजीशन में भी नहीं है कि कोई नेशनल कंसेंसस पैदा कर। ये पार्टीजन है, ये पार्टी है, ये हुकूमत के साथी हैं, हुकूमत की जितनी ईवल्स हैं वो उसमें शामिल हैं, शरीक हैं, जितने फेलोर्स हैं उसमें शरीक हैं। ये इनकी पोजीशन ही नहीं है कि ये कोई नेशनल एजेंडा बना सके। तो गुडेल साहब, एक लॉजिक, एक मंतक, एक आर्ग्यूमेंट, एक दलील। फाद मैं बिल्कुल क्लियर करूंगा
ये इनकी सोच है। हर आदमी का सोचने का अलग स्टाइल होता है। एक जुमला आप बोलोगे, इस पे मैं बहस करूंगा, अलग करूंगा। इरफान सिद्दीकी साहब अलग तरह से करेंगे, पूरा अलग तरह से करेगा। इनकी सोच का अपना अपना अंदाज है, अपने अपने जोग्राफी हदूद के अंदर सोचते हैं लोग। लेकिन मतलब मैं बिल्कुल बात करता हूँ, ये कहाँ से लॉजिक, मतलब जोग्राफी हदूद के अंदर सोचते हैं। बिल्कुल करता हूँ मैं आपको, बिल्कुल करता हूँ। इस्लामाबाद में देखें, वही बात कर रहा हूँ ना। कुछ लोग अपने इलाके सियासत से ही बाहर नहीं निकलते, कुछ लोग जबानी सियासत से बाहर नहीं निकलते, कुछ लोग कौम परस्ती भी जाते हैं। मैं तो उनकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। कायदे के अल्ताफ हुसैन में तो क्लियर कहा है कि अपनी जात से, अपनी पार्टियों से, सियासत से, जोग्राफियों से, मजहबी ग्रुपों से, सियासी ग्रुपों से बाहर निकल के लेकिन लॉजिक, अगर फात सोच पैदा की जाती है और ऐसी बात जो है जो नजर आ रही है उसको बाकायदा लोगों तक पहुंचाया जाता है और गवर्नमेंट कॉन्फ्रेंस की जाती है, किसको क्या है? लेकिन ये आपकी इसमें आर्ग्यूमेंट में वजन है कि अगर आप सारे बैठ के बात कर लें बुराई कोई नहीं है, लेकिन इसमें से अगर पैगाम पहुंचाया जाता है कि ये हालात, ये जो आपने अभी पेपर दिखाया है उसमें क्या दिखाया आपने? उसमें लिखा है कि जी ईरान के खिलाफ मिलिट्री बिल्डअप हो रहा है अमेरिका का, ईरान उन्हें खतरा है कि जी ईरान जो है हमारा पड़ोसी मुल्क है ना, तेल की जो लेन देन, मेरा पड़ोसी मुल्क है ना, डायरेक्ट खतरा क्या है सर अमेरिका अफगानिस्तान का तरफ से? अफगानिस्तान का जब हुआ था, जब ज़िया-उल-हक साहब ने जिहाद अफगानिस्तान डिक्लेयर किया था, तो उस वक्त तो किसकी लड़ाई थी? क्या मुसलमानों की और रशियंस की लड़ाई थी? नहीं, ऐसा नहीं था। अमेरिकन से रशियन की लड़ाई थी जिसमें हम कूदे थे और जिहाद अफगानिस्तान से पैदा हुए थे। इसके बाद सारे मुल्क की खराबियां पैदा हुई। ठीक है, कोई किसी ने किसको आशीर्वाद किया, कोई किसी ने वहां बैठा। पॉइंट उठा एक दम क्या हो गया? वो अफगानिस्तान का आपने जिक्र किया ना, प्राइम मिनिस्टर तो गए थे, मैं भी था सर उसमें, काबुल में भी साथ गया था। मुझे तो नहीं लगा कि वहां पे कोई जंग करने वाले हैं। जंग की बात नहीं, आप पूरा बयान पढ़ो फात कि खतरा है अफगानिस्तान की तरफ, क्या खतरा है की तरफ से पाकिस्तान को खतरा, क्या खतरा है कि नेटो फौज बैठी हुई है। अगर कोई बैंड आउटफिट्स को कार्रवाई करते हैं, हमको हाउस इन ऑर्डर करना चाहिए। इसमें तो कोई दो राय नहीं है, इसमें किसी को इख्तलाफ है नहीं। देखिए ना, फॉरेन पॉलिसी के इश्यूज फॉर वट एवर दे आर वर्थ, हमने 12 अप्रैल 2012 की करारदाद में बड़ी वजाहत से पार्लियामेंट ने, जिसमें एमक्यूएम भी शामिल थी सिग्नेटरीज में, मुस्लिम लीग नून भी, हुकूमत की सारी पार्टियां भी, हम सब ने बड़ी वजाहत से जो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के जो खतूत होने चाहिए वो हमने वजह कर दिए हैं 12 अप्रैल 2012 की करारदाद में। और जो इशूज थे वो तमाम खतरात जिनका जिक्र, और अफगानिस्तान की जो एंड गेम है, वो सारे इशूज जो हैं, सलाला का जो वाकया है, उसको सामने रखकर वो सिफारिशात बनाई गई थी। अब सवाल यही है कि अगर उसमें यह भी लिखा था उसकी क्लॉज 8 में कि अगर कोई एमओयू भी होता है वो भी पार्लियामेंट्री कमेटी नेशनल सिक्योरिटी के सामने जाएगा और उसके बाद कैबिनेट उसे वेट करेगी। अब अगर पार्लियामेंट में एक तमाम पार्टियां मिलकर ये कह चुकी हैं कि हमने खारजा पॉलिसी इस तरह कंडक्ट करनी है, हुकूमत करने के लिए तैयार नहीं है, बेहतर ये होता है कि अगर ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुकूमत से बाहर निकल कर बुलाते, ताकि फिर जो है वो जरूर होता कि जी अब ये वाकई अपनी डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं। सर मसला ये ना कि इसमें से आपने एक निकालना क्या है? पहले भी जो एपीसीज हुई हैं इरफान सिद्दीकी साहब, उसमें से निकला क्या? और ये एज ए कॉन्सेप्ट बुरी चीज नहीं है, लेकिन देखिए फहद, ये बिल्कुल कारेला हासिल है। इसके मुहर्रिकात मुझे नहीं मालूम क्या हैं और इसके मफादात क्या इनके पेश नजर हैं। खुर्रम ने जो बात कही है कि अगर ये एक्सेप्टेबिलिटी बनानी है अपनी और अपने आप को एक सालिस के तौर पर या एक ऐसे प्लेयर के तौर पर पेश करना है जो तमाम जमातों को एक प्लेटफॉर्म पे ले आए, तो पहली शर्त अव्वल ये थी कि ये हुकूमत से डिसोसिएट कर लेते अपने आप को, कहते कि हम इन इवल्स का हिस्सा नहीं है, हम हुकूमत को गिरने भी नहीं देंगे, ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि हुकूमत और अपोजिशन और सारे मिलकर बैठे और हम ये किरदार अदा करने के लिए इस हुकूमत से अलग होकर बैठ रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात यह है जो मैं बार बार कह रहा हूं कि इस वक्त कोई ऐसा एजेंडा नहीं है। तीसरी बात जो है वो ये है जो इनकी गोलमेज कॉन्फ्रेंस के जो चंद बयानात मैंने देखे हैं, उससे ये नहीं लगता है कि ये कोई गोलमेज कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं। इससे ये लगता है कि वो तस्वुर जो जरदारी साहब ने पेश किया है, जरदारी साहब ने उस तस्वुर को प्रोपेगेट कर रहे हैं और उनका जो दिया हुआ खाका है उसमें रंग भरने के लिए। मैं जरा क्लियर करना चाह रहा हूं क्योंकि ये कोई अलग से एपीसी नहीं है, साहब का गुडेल साहब वाजे करेंगे। और इस वक्त एक ही मुहर्रिक है ये मामलात को डिले किया, ये अलग से कोई एपीसी नहीं बुला रहे हैं। मैं जरा ब्रेक ले लूं लेकिन ये ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो यहीं से मैं बात उठाऊंगा, क्योंकि अब ये जो मैं समझना चाह रहा था कि क्यों हो रहा है। इरफान सिद्दीकी साहब ने जो जिक्र किया है, ये अखबारों में भी खबरें छपी हैं कि जरदारी साहब का आइडिया था, फिर एमक्यूएम की मीटिंग हुई, फिर उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को भी कहा कि जी आप इस तरह की कॉन्फ्रेंस कॉल करें। तो इसके पीछे कोई सियासी चालबाजी, वो कहते हैं कि माकियावेलियन तरीके से जरदारी साहब जो है वो ऑपरेट करते हैं, तो इसके पीछे कोई चालबाजी तो नहीं है? ये सवाल मैं रखूंगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। ब्रेक के बाद
ब्रेक के बाद खुशामदेद। बात ये हो रही थी कि ये जो MQM की तरफ से जो प्रपोजल आया है कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए, गोलमेज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए, और न प्रपोजल नहीं है, इस पर बड़ा टाइम खर्च हुआ है और मुख्तलिफ जमातों से बशमूल ANP और PML काफ से भी मुलाकात हो गई है, जमात इस्लामी से भी मुलाकात हुई है, शेख रशीद साहब से भी मुलाकात हुई है। तमाम लोग कह रहे हैं कि जी हम इस कॉन्फ्रेंस में आएंगे, लेकिन नून लीग ने या PTI ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। तो जाहिर बात है कि इसको कुछ हद तक तो सीरियसली लिया जा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्यों गुडेल साहब, क्यों, वजह क्या है इसके पीछे? जरदारी साहब के साथ प्लानिंग करके आप लोगों ने ये एक निकाला है कि किसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट से उनकी जान छुड़ाई जाए। फहद, मैं तो ऑपोजिशन के आप जैसे लोग भी ऐसी बातें कर रहे हैं, मुझे तो बड़ा इच्छा पुराना सर, मैं इसलिए पूछ रहा हूं, मुझे बड़ा क्या बोलते हैं अचंभा लग रहा है इसको। अच्छा, कि आप ही सवाल कर रहे हो कि कायदे तरीके अल्ताफ हुसैन भाई ने जब ये स्टेटमेंट दिया, ये बात की, और ये बात जब होने के बाद हमने राब्ते किए, इसके बाद अगर प्राइम मिनिस्टर और सदर ने कहा कि ऐसी होनी चाहिए, जैसे शेख रशीद ने कहा होनी चाहिए, काफ लीग ने कहा होनी चाहिए, राब्ते बहाल होने चाहिए, जमात इस्लामी तक ने कहा, क्योंकि हमारी सियासी बदतरीन हलीफ है, हरीफ है बिल्कुल, तो उसने भी यही कहा कि होनी चाहिए कॉन्फ्रेंस, और आपका ANP भी यही कह रहे। अब अगर ये बात कुछ लोगों को इसलिए बुरी लगती है कि वो MQM की तरफ से आई है, तो शायद मैं क्या समझता हूं कि उनको शायद इसीलिए बुरी लगती हो, लेकिन अगर ब्रॉड प्रोस्पेक्ट में देखा जाए, इसको बहुत अच्छे तनाजुम में देखा जाए, तो जब बात की गई उसकी स्प्रिट को देखो, अगर सियासी राब्ते बढ़ते हैं, इख्तलाफात कम होते हैं और खुशगवार माहौल होता है, तो जो खतरात है उस पर बैठकर ज्यादा फोकस होकर ज्यादा तवज्जो होकर जाया जाता है। लेकिन सिर्फ इस बात पे एतराज है कि वो MQM ने की है और कायदे अल्ताफ हुसैन भाई ने की है, और सिर्फ इसीलिए मुखालफत करनी है। अगर कुछ नहीं, अगर नून लीग समझ में आने वाले को समझ पड़ता है, नून लीग कुछ नहीं लेती सर, मिसाल के तौर नून लीग नहीं आती, हमारे तो पैगाम में मोहब्बत है, हमारे तो पैगाम में मोहब्बत है, जहां तक पहुंचे हम इनको भी दावत देंगे, सबको दावत, NGOs को भी देंगे दावत, ये नहीं आते कॉन्फ्रेंस पर भी होगी, आप कहेंगे नहीं लोग, तो आगे जाके जो लाहमत है वो आपको सबके सामने आ जाएगा। यानी अभी क्लियर नहीं है, मतलब ये भी मुमकिन है, सारी चीजें ना हो, सारी चीजें इनको बनाएंगे, अगर नहीं मानेंगे तो मनाएंगे इनको कि भाई मुल्क के बेहतरीन मुफाद में, अगर पहले भी APC में बैठे हैं ना, 18 में 19 में 20 में बैठे हैं ना, कि समझदारी का मुजाहरा किया, मुल्क के बेहतरीन मुफाद में था, उन्होंने राय दी, कोई चांस वोट नहीं दिया, तो मतलब सारी चीज अगर बैठ के 4.5 साल से कोर कमेटियां बैठी हुई हैं कराची में, और नतीजा यह है कि 7,500 कराची के शहरी टारगेट किलिंग का शिकार हो। ये तमाम जो गुफ्तगू है, कोर कमेटी तो बड़े हाईएस्ट लेवल पे, बाज़ औक़ात सदर जरदारी साहब ने 10-10 दिन बैठ के कराची में उनको चेयर किया, लेकिन कराची के हालात जो हैं, जो बुनियादी बहरान था वो तब्दील नहीं होता। अभी भी बात है, देखिए, जो ये तो आपको था, चर्चिल ने कहा था इट्स बेटर टू जॉ देन टू वॉर। ठीक है कि आप गुफ्तगू करें, जंग से तो बहुत बेहतर है, गुफ्तगू करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मैं फिर दोहराऊंगा कि एक ऐसी गवर्नमेंट जो बिल्कुल, जो पॉलिसी फ्रंट के ऊपर बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुकी है, उनके पास कोई नए आइडियाज नहीं है। 7 महीने इन्होंने पाकिस्तान को वो जो नेटो सप्लाई रोकने था, एक टैक्टिक को ये जो है स्ट्रेटजी समझ बैठे, और उस दौरान जो है पाकिस्तान के खारजा पॉलिसी को इतना नुकसान हो। अब अगर ये गोलमेज कॉन्फ्रेंस करते हैं, प्लीज कौम पर ये वाजे करें, मैं भी दोहराता हूं कि क्या तो ये फिर ये जो ब्रेक है, अगर वाकई करना चाहते हैं इस हुकूमत से, या जो इनकी पॉलिसीज हैं, जो इनकी नाहलियां इस हुकूमत की, उससे वाकई ब्रेक करना चाहते हैं, वो तो उन्होंने क्लियर कर दिया कि अगर वो नहीं हो रहा और उसी सिर्फ एक गुफ्तगू का फोरम है, तो गुफ्तगू जरूर करें, लेकिन पाकिस्तानी कौम का मफाद जो है, मैं अभी भी समझता हूं कि पार्लियामेंट में इनको पहले आना चाहिए था। इनको ये तमाम खतरात, अगर वाकई जो अफगानिस्तान से खतरा उसको आना चाहिए था। बात एक क्लियर करूं मैं, बात कि पार्लियामेंट के 4-4.5 साल इस बात की गवाही देंगे कि पब्लिक के इश्यूज पर जितना MQM ने आवाज उठाई, शायद अपोजिशन जमात मुस्लिम लीग नून ने नहीं उठाई। सारी मिनट्स उठा के देख लो, सारी टारगेट किलिंग हो, बत्ताखोरी हो, महंगाई हो, बिजली हो, ये तो बिजली के डिबेटेबल है। सुन तो नहीं, वो तो आपको कंटेस्ट करेंगे ना, कहेंगे आप कैसे कह सकते हैं कि हुकूमत में होते हुए मैंने यही की है, मुझे कि ये पार्लियामेंट की मिनट्स उठा के देख लो। मैं नहीं कहता पार्लियामेंट की मिनट्स मंगा लो, आप तो मंगा सकते हो कि किस किस इशू पे किस किस ने आवाज उठाई है और क्या क्या तहरीक पेश की है, क्या क्या कोलिशन पेश किए। हमने तो हर इशू पे कोलिशन पार्टनर होते हुए भी आवाज उठाई कि जो आवाम के इश्यूज थे, हम कोलिशन पार्टनर हैं। फात मर्जर नहीं है पीपल्स पार्टी का,
हमारी अपनी स्ट्रेटजी हो सकती है, पीपल्स पार्टी की अपनी हो सकती है, हमारी अपनी लाइन ऑफ एक्शन हो सकता है, उनका अपना, लेकिन हमारा लाइन ऑफ एक्शन पब्लिक के साथ चलता है, पब्लिक के सेंटिमेंट के साथ चलता है, लेकिन सर पब्लिक के लिए देखिए, अगर देखिए मैं कायदे तहरीक की बात को बड़े संजीदगी से लेता हूं। अगर पाकिस्तान को अफगानिस्तान से खतरा है तो फिर पार्लियामेंट में इनके मेंबरान को उठकर कहना चाहिए था कि खतरा है। क्यों नहीं कहा सर पार्लियामेंट में? कल काबीना हुई है, काबीना में कहना चाहिए था खतरा है। ये गोल में सारी बातें बात नहीं करते, पार्लियामेंट में बात नहीं करते, सारी बातें गवर्नमेंट कैबिनेट में गोशगुजार की गई है, इनके एलिमनी हुए, इनके मेंबर कैबिनेट में नहीं बैठे हुए। आपने पार्लियामेंट में क्यों नहीं रेस किया? पार्लियामेंट में तब तक कोई बात आई नहीं थी, बात आई, अब पार्लियामेंट इजलास हुआ, करेंगे इसमें। यानी उसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन आई कि लग रहा है कि देखिए, अगर कोई इन्फॉर्मेशन आती है, आजम के दौरे के बाद सुने मेरी बात, कोई इन्फॉर्मेशन आती है, कोई बात खतरा लगता है, उस पर पहले चेक किया जाता है। ये तो नहीं कि आप आके शोर मचा दो कि ये हो रहा है। तो क्या सर, तो सारी चीजें मीटिंग होगी, एक एक चीज सामने आएगी, क्या क्या होने वाला है, क्या क्या हो रहा है, और क्या क्या हम बचाव कर सकते हैं, क्या क्या तदाबीर कर सकते हैं, मुल्क के सारे अजाम मिलके। अच्छा इरफान सिद्दीकी साहब, जो बेसिक चीज जो आपने नुक्ता उठाया था कि जो इस टाइम जो सबसे प्रेसिंग मामला है वो है कि केयर टेकर गवर्नमेंट के ऊपर एक अग्रीमेंट ताकि इलेक्शन क्लियर, इसके ऊपर कोई बात नहीं हो रही। जी क्या वजह क्या है? इसको अवॉइड कर रहे हैं या इसको सामने रख के इस पे अग्रीमेंट के लिए कोई कोशिश नहीं हो रही? क्या वजह है? देखें फहद, दो चीजें अभी तक मैं वाजे नहीं हो सका कि ये जो इनकी एपीसी है, ये अल्ताफ हुसैन साहब की तजवीज है, बुलाई हुई है, इसकी मेजबानी एमक्यूएम कर रही है, या ये वो प्रपोजल है जो जरदारी साहब ने पेश की है और वही मेजबान होंगे, ये जो है सिर्फ दावत दे रहे हैं और उसके लिए रास्ता हमवार करें। ये किया पहले जी, ये अल्ताफ का स्टेटमेंट पहले आया, इसके बाद आपने किया, जरदारी साहब ने, मेजबान एमक्यूएम कोशिश करेंगे, हमें तो मैंने आज एक स्टेटमेंट पढ़ी है इन्हीं के एक लीडर की, जिन्होंने कहा है कि ये कॉन्फ्रेंस जो है ये जरदारी साहब के विजन के मुताबिक हो रही है और उसी कॉन्फ्रेंस के लिए हम काम कर रहे हैं। बहरहाल इनकी अगर ये राय है कि ये मैं नाम मेरे जहन में नहीं है, लेकिन ये स्टेटमेंट मौजूद है। आप कह रहे हैं कि ऐसी नहीं है तो फिर आपकी बात मानते हैं हम। अच्छा, अब मसला ये है कि ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, एक तरफ ये फरमाते हैं जी कि हमने फलां मामले पे एतराज किया, मिनट्स उठा के देख लें, हमने ये इख्तलाफ किया, हमने अवाम की बात की होगी। अब मामला ये नहीं की है, चलें 100% की है, ये तो की है। आप देखें कि तौहीन अदालत पे इनके किसी रहनुमा की स्टेटमेंट मैंने नहीं देखी, लेकिन खुद पीपल्स पार्टी के जो कायदीन हैं, एतजाज एहसन की हमने स्टेटमेंट देखी, उन्होंने इख्तलाफ किया। रजा रब्बानी की स्टेटमेंट हमने देखी, उन्होंने सेनेट के फ्लोर पे किया। सो ये कह देना, लेकिन वोट दे दिया तो वो उसका हिस्सा बन गए। इसी तरह अगर इन्होंने कहीं इख्तलाफ किया इनके बकौल और ये बाद में वोट भी दे दिया और उसका हिस्सा भी बन गए, तो ये मत डिसोसिएट करें। ये एक जरी किरदार, जो खुला किरदार है एमक्यूएम का और कायदे तहरीक का, उस किरदार के मुताबिक माने के जो फेलोर्स हैं, जो नाकामियां हैं, जो खराबियां हैं, जो बलोचिस्तान का बिगाड़ है, जो जंगे दहशतगर्दी को हम इस अंजाम तक ले आए हैं, हम उसमें शरीक हैं। मेरी बात पूरी होने दें। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि इसका क्या एजेंडा क्या है, हमें कुछ पता नहीं कि एजेंडा क्या है। सब कुछ गिनवा दिया सर, फिर नहीं अफगानिस्तान से लेके गुरबत तक सारा कुछ फाद रेटरिक है ना। अब ये बताएं कि जी ये चीज है, हम इसको ये कोई हल भी दें कि हम ये करना चाहते हैं, आए हमारे साथ मिले। अब मैंने जो सवाल आपने उठाया कि आने वाला मसला ये है कि जो इंतखाबात आ रहे हैं उनको किस तरह एक्सेप्टेबल बनाया जाए, पूरी कौम किस तरह उन पर एतमाद करे। नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर आ गया है, नई हुकूमत आनी है, नया वजीर आजम आना है, क्या सदर जरदारी साहब की मौजूदगी में अपोजिशन मान जाएगी कि दीज आर द इश्यूज। और फिर इनके साथ साथ एक बड़ी जंग आपने शुरू कर रखी है अदलिया के साथ, बहुत जबरदस्त जलगार आपने शुरू कर रखी है। उस जलगार के होते हुए आप ये चाहते हैं कि वो अपोजिशन जमातें जो आपके इस किरदार की नफी कर रही हैं वो भी आपके साथ आके बैठ जाए। ये प्रॉब्लम पता क्या हो रहा है? प्रॉब्लम ये हो रहा है, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जो कुछ इरफान सिद्दीकी साहब ने किया, जो प्रेसिंग इश्यूज है, मतलब एक होता है ना इमीडिएट इश्यूज और एक है लॉन्ग टर्म इश्यूज। इमीडिएट इशू ये है कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट के दरमियान वो मामला है कि लोग कह रहे हैं जी जमहूरियत गई, दूसरी तरफ इलेक्शन है, की इशू है केयरटेकर गवर्नमेंट, केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर पर एग्रीमेंट होना है। ये दो बड़े क्रिटिकल इश्यूज हैं, इन पे आप लोग साइलेंट हैं और उन इश्यूज को उठा रहे हैं जो कि अगली हुकूमत भी आके उठा सकती है। ये आप मुझे क्लियर कर दें। फॉर एग्जांपल स्विस खत पे आपकी पोजीशन क्लियर है, आप कह रहे हैं नहीं लिखना चाहिए हुकूमत, मेरा ख्याल है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आप लोग ये नहीं कह रहे कि सदर साहब या हुकूमत खत लिखे, वो बहरान सामने खड़ा है। केयरटेकर के हवाले से मुझे नहीं पता कि आपका इनसे रब्ता हुआ है कि नहीं हुआ, या हुकूमत को आपने कहा है कि जी नून लीग के साथ बैठें, लेट्स कम टू एन एग्रीमेंट, क्योंकि अगर वो हो जाता है
तो बहुत हद तक हमारा इलेक्शन के लिए वे क्लियर हो जाएगा। अगर मैं ऐड कर दूं गोल्ड साहब से जवाब, अगर एक तो देखें इशू ये है कि 20वीं तरमीम में एक तो बिलाशुबा निगरान वजीर आजम का तयन होना है और उसमें हुकूमत ने ऑपोजिशन से बात करनी, ठीक है, जो 20वीं तरमीम ये कह रही है। लेकिन जहां एमक्यूएम का इंटरेस्ट है, हमें उसको नहीं भूलना चाहिए, हुकूमत ने सिंध में भी ऑपोजिशन से बात करनी, और चूंकि सिंध में कोई ऑपोजिशन मौजूद नहीं है, दरअसल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एमक्यूएम से नेगोशिएट करना है कि निगरान वजीर आला कौन होगा। एक तो वो इशू। दूसरा ये है कि जो ये तमाम गोल मेज कॉन्फ्रेंस का इशू है, नजर तो ये आ रहा है, इफ आई मे बी अलाउड वन सेंटेंस, कि टाइटैनिक डूब रहा है और वो लाइफ बोट की तलाश में। जी गढ़ी साहब, जिनकी अपनी सोच है, मैं उनकी सोच को तो रोक नहीं सकता ना, इनकी अपनी सोच है। एक जुमला लिखा होगा, स्टेटमेंट लिखा होगा, इनके मानी तशरीह करके इरफान भाई कॉलम में अलग लिखेंगे, तो हामिद मीर अलग लिखेगा, तो दूसरे जो एक जंग अखबार है ना 5 कॉलम लिखने वाला है, उसी पेपर को अलग अलग तशरीह कर देंगे। तो वो हर आदमी का नुक्ता नजर है। मैं किसी नुक्ता नजर से इख्तलाफ कर सकता हूं, लेकिन उसको नुक्ता नजर बदलने के लिए नहीं कह सकता। मैं इसको बोल सकता हूं ये पाकिस्तान के लिए बेहतर है, ये नहीं है, लेकिन आप उसकी मर्जी है, माने ना माने। उनका जवाब देना मुझे, स्पेसिफिक क्या स्पेसिफिक जो इश्यूज हैं, वो जो अभी रेज किए, उन्होंने भी रेज किया, मैंने भी सामने रखा। इलेक्शन का जो मामला है, तो कुछ लोगों की ख्वाहिश है, इन लोगों की ख्वाहिश है कुछ लोगों की, कुछ पार्टियों की, कि वो सितंबर अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन हो जाए। हुकूमत कहती है मार्च में हो जाए। अब कुछ कॉलम निगार की भी ख्वाहिश है तो जल्दी हो जाए, कुछ कॉलम निगार के होते हैं मार्च में हो जाए। हम तो कहते हैं इस वक्त मुल्क को जो खतरात हैं, पहले कॉन्फ्रेंस बुला के उसको चेक कर लो। आपको निगरान हुकूमत बनानी है, निगरान हुकूमत के लिए फार्मूला तय किया हुआ है, खुर्रम साहब फार्मूला तय किया हुआ है, फार्मूला तय किया हुआ है, तो उसमें तो दो राय कोई नहीं है। अल्ताफ भाई 12 बोल चुके हैं, हम 12 कहते हैं कि हम कारकुन भी कहते हैं कि इदारों को तसादुम नहीं होना चाहिए, हर इदारा अपनी लिमिट में होना चाहिए, हर इदारा अपनी लिमिट में होना चाहिए। कोई किसी जनरल बात है ना, नहीं जनरल बात है, उसमें अमल करते हैं, तो सब एग्री करेंगे, हम ज्यादा बहस में नहीं पड़ना चाहिए। हम देखें ज्यादा कोर्ट के केस में होते हैं तो हम बहस में नहीं पड़ते। क्यों अपनी राय दें, क्यों कोर्ट के किसी एक साइड को की तरफ करते हैं। मैं छोटी सी मिसाल दूंगा, फाद आप मुझे अलाउ करें तो, कि शेख रशीद का इलेक्शन हुआ था, इलेक्शन 48 घंटे पहले बंद हो जाती है, इंतखाबी मुहिम बंद हो जाती है। एक चैनल ने उस रात को शेख रशीद के हल्के में बैठ के वो प्रोग्राम किया कि जो टोटल शेख रशीद के अगेंस्ट था। अगर हम यकीन ना तो नहीं वो तो मुझे पता है, मेरी उसका इससे क्या ताल्लुक, मैं बता रहा हूं। अब इलेक्शन कमिश्नर या निगरान हुकूमत का तयन है, तो क्यों उसको बहस में लेके आता कि ये गोलमेज कॉन्फ्रेंस में वो इशू लेके आए। गोलमेज कॉन्फ्रेंस में मुल्क की सलामती का, दाखिली खुदमुख्तारी का, मईशत का इशू लेके अगर बैठते हैं, और सारी पार्टी, जैसे पार्लियामेंट में कुछ पार्टियां हैं, कुछ पार्टियां पार्लियामेंट से बाहर हैं और कुछ पार्टियां पार्लियामेंट से बाहर जोर पकड़ रही हैं। आप क्या चाहते हैं कि ये क्या आपको बोले, ये बोले कि जब अफगानिस्तान पॉलिसी चेंज कर दें। एक बात फाद में कहना चाहता हूं, गुडेल साहब की नीयत जो है ना, उस पर हम कोई शक नहीं करते। अखलासी नीयत के साथ ये इस्लाह अहवाल चाहते होंगे, कायदे तहरीक के पेश नजर भी कौमी मुल्की इस्लाह होगा, उस पर कोई हर्फगिरी नहीं करना चाहते हम। मामला ये है कि ये जिन इशूज को उठा रहे हैं, ये बुनियादी तौर पर हुकूमत के हुक्मरानों की डोमेन में आते हैं। हुक्मरानों को चाहिए कि वो मुआशी या इक़्तिसादी इस्लाहात करें, हुक्मरानों को चाहिए कि बलूचिस्तान के इशू को एड्रेस करें, हुक्मरानों को चाहिए कि दाखिला और खारजा पॉलिसियों के खतूत मुतय्यन करें। मैं गुडेल साहब से ये पूछना चाहूंगा कि क्या इन्होंने अपनी जिसके इत्तेहादी हैं ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत के साथ, जरदारी साहब के साथ, वजीर आजम के साथ बैठ के ये तमाम इशूज मसाइल डिस्कस कर लिए हैं कि जनाब ये आपसे हल नहीं होते, लिहाजा हम बाकियों को इकट्ठा कर रहे हैं। यानी सर जो इशूज हैं, जो मैं सिर्फ ऐड कर दूं, देखिए मैंने एक लिखा था, अंदरूनी चैलेंज, मईशत, दहशतगर्दी, महंगाई, लोड शेडिंग, गुर्बत, तालीम, सेहत, ये वो सारे इशूज है ना। लॉ एंड ऑर्डर, प्रोविंशियल मैटर, ये अगर प्रोविंशियल मैटर सर हुकूमत का काम है, लॉ एंड ऑर्डर प्रोविंशियल मैटर है ना। अगर आप प्रोविंशियल हुकूमत हुई ना, मैं एक बात करता हूं कि हमने अपनी असास जिम्मेदारी का तो हर वक्त मुजाहरा किया है। बजट का टाइम आया, हमने मुल्क को एक शेडो बजट दिया, पैरेलल बजट दिया, उसको लोगों ने, दानिश्वरों ने स्टडी किया, बोला बेस्ट बजट है, इसमें होना चाहिए। तो हमने तो अपना किरदार हुकूमत के साथ होते हुए भी वो काम किया कि मुल्क की आवाम की बेहतरी का काम किया। अपोजिशन का जो किरदार था वो उन्होंने नहीं किया था, और आखिर तक उनको ये मिलता रहा कि फ्रेंडली अपोजिशन हमें कोई एग्जिस्टेंशियल। मैं एक देखें ये जो इस तरह की, मैं फिर उस पर आता हूं कि देखें बड़ी संजीदा बात है कायदे तहरीक की कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान से खतरा है। इस तरह के मुबहम जो खतरात हैं उनकी निशानदेही, हमारा अंदेशा ये है
कि ये क्या इलेक्शन को डिले करने की कोशिश हो रही है? क्या ये कह रहे हैं कि जनाब इतने बड़े खतरात हैं, और जो खतरात 10 दिन पहले नहीं थे और वज़ीर आज़म के दौरे में भी नजर नहीं आए, लेकिन अब इतने खतरात पैदा हो गए हैं कि शायद जो है हमें इंतखाबात को डिले करना चाहिए? ये सारे अंदेशे मौजूद हैं, क्योंकि इसकी टाइमिंग जो है ऑल पार्टीज को, अगर 1 साल पहले या 1.5 साल पहले जिस तरह जनाब नवाज शरीफ ने फरमाया था, या जिस तरह दिसंबर 2010 में जब 31 दिसंबर को गोल्डन साहब को याद होगा, MQM ने एक ऐलान किया था कि हम हुकूमत से बाहर आ रहे हैं, और उस वक्त मियां नवाज शरीफ ने एक 10 पॉइंट एजेंडा दिया था पाकिस्तान की बहाली का, मुईशत की बहाली का, जो तवानाई के बहरान का। उस वक्त तो शायद ये बात हो सकती थी। आज इस तरह के खतरात और संजीदा बात करना इस मामले में कि पाकिस्तान को खतरा है, या तो उसकी वजाहत पूरी होनी चाहिए, या फिर ये है कि ये इस तरह के मुबहम एक अंदेशा, एक स्केयर क्रो खड़ा किया जा रहा है, 10 से 20 साल की प्लानिंग के एजेंडा, 10 से 20 साल के एजेंडा के लिए मियां नवाज शरीफ ने सितंबर 2011 में प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो कहा था कि तमाम सियासी जमातें और स्टेक होल्डर्स बैठें और बेसिक कॉमन एजेंडा पे एग्री करें 10 से 20 साल के लिए। उसमें क्यों नहीं किया आपने? अब क्यों कर रहा? इससे 15 दिन पहले अगर जिन्होंने 11 पॉइंट 10 पॉइंट दिए थे, इससे 15 दिन या 1 महीने पहले MQM ने 9 पॉइंट वही दिए थे। अगर आप उस 11 पॉइंट को देख लो तो 9 पॉइंट हमारे ही जो हमने 15 दिन पहले दिए थे। हमने तो मईशत की तो बात की है कि हम तो ये कहते हैं कि अगर मुल्क में सारे जहन बैठते, अगर पार्लियामेंट में जो पार्टी है, पार्लियामेंट से बाहर जो पार्टी है, अगर वो मिलकर बैठती हैं और अगर कोई नतीजे पहुंचती हैं, चाहे वो केयरटेकर गवर्नमेंट, मुझे सर एक सवाल का जवाब गवर्नमेंट बोले, एनर्जी क्राइसिस बोले, 1 पॉइंट एजेंडा हो जाए तो बड़ा आसान हो जाएगा। सुनते ले, 1 पॉइंट एजेंडा करो तो बड़ा आसान ले। मेरी पाकिस्तान की मुख्तारी, पाकिस्तान की सालमियत, ये एजेंडा मेरा ब्रॉड है सर। अच्छा खैर, मेरा पाकिस्तान। मुझे ये बताएं कि आपके ख्याल में कोई वजह बन सकती है, कोई वजह कि इलेक्शन थोड़ा सा डिले हो जाए 6 महीने साल? देखिए ये तो पार्लियामेंट के इजलास आएंगे तो पता चलेगा, लेकिन अभी तक तो कोई ऐसा मामला लगता नहीं है। किसी कोई कायरा साहब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, उन्होंने क्या कहा, वक्त पे इंतखाबात हो गए उनके कल परसों। लेकिन अगर ये सूरत हाल इतनी गंभीर हो जाए तो आपके ख्याल में, आपके नुक्ता नजर से ये हो सकता है कि आप कहें यार ये इश्यूज को सॉल्व कर लो 6 महीने आगे? ये कयास आ रही है ना कि आप कयास नहीं करो कि ये हो सकता है, ये हो सकता है। गवर्नमेंट कॉन्फ्रेंस में बैठे मुल्क की सलामती के मामला डिस्कस करें, सारी पार्टियां, सारे जहन, NGO, सिविल सोसाइटी, पॉलिटिकल पार्टी, मजहबी ग्रुप बैठ के कोई डिस्कस करते हैं, और अगर कोई बात से आउटकम निकलती है सबको कबूल होगी ना। ये जो इलेक्शन डिले वाला मामला है, ये खुर्रम साहब ने भी जिक्र किया, ये चल भी रहा है, इसको कितना सीरियसली लें? मेरा ख्याल है नहीं लेना चाहिए इसको सीरियसली, इसलिए कि हालात ऐसे नहीं हैं, मामलात ऐसे नहीं हैं, और हुकूमत अगर चाहे भी तो शायद ये नहीं कर पाएगी। एक वक्त होता है कि आपके करतब और आपके करिश्मे और आपके गिमिक्स और ये सारी चीजें जो हैं वो चल जाती हैं। एक वक्त होता है कि ये नहीं चलती हैं, ना मीडिया इसके लिए तैयार है, ना आवाम इसके लिए तैयार है, ना अपोजिशन इसको मानेगी। अगर कोई इस तरह की मूव होती है तो शायद अपोजिशन। सदर साहब इसी असेंबली से 2 बार वोट ले सकते हैं? देखें जी, ये तो अब एक इशू है। अगर आमरों की रिवायात आपने चलानी है और उन्हीं को मशअले राह बनाना है तो ये भी वो कुछ कर सकते हैं। देखें ना, मैं तो ये कहता हूं और लिखता भी रहता हूं कि अगर यही अदलिया मुशर्रफ साहब के रास्ते की रुकावट बनी थी तो उन्होंने तो एक PCO जारी किया और इनको फारिग करके घर भेज दिया, मतलब मर्जी की अदालत बना ली। आज सिर्फ फर्क यह है कि इनके पास वो 1.5 फुट की छड़ी नहीं है और इनके बदन पे वर्दी नहीं है। नीयत वही है, अजाइम वही है, इरादे वही हैं, ख्वाहिशात वही हैं और तमन्नाएं सारी की सारी, लेकिन इख्तियारात उतने कर नहीं सकते। इख्तियारात लिहाजा वो कुछ कर रहे हैं जो नहीं होना चाहिए एक महज़ब कौम के। तो मेरा ख्याल नहीं है कि ये इलेक्शन डिले कर सकेंगे, ये इतने वीक हो चुके हैं। ये अगर अपने बाकी 6-7 महीने इसी आबरूमंदी के साथ जो इन्हें हासिल है इस वक्त पूरे कर लें तो ये बहुत बड़ी कामयाबी। खुर्रम साहब मुझे ये बताएं कि अब इसमें आपकी बातचीत पब्लिकली तो खैर आपको मीटिंग नहीं हुई, लेकिन कम से कम इतना कांटेक्ट है गवर्नमेंट से या गवर्नमेंट के तहादियों से कि कुछ बातचीत हो रही है कि शुरू करें केयरटेकर के हवाले से कुछ एक्सचेंज ऑफ आइडियाज? ये शुरू हुआ है जी, शुरू हो गया और इंशाल्लाह इसकी बाकायदा रस्मी मीटिंग भी अगले चंद दिनों में पहली होने वाली है। और उसका बिल्कुल क्लियर एजेंडा है केयरटेकर गवर्नमेंट के लिए। हमें केयरटेकर गवर्नमेंट्स में देखें, फेडरल में पीपल्स पार्टी ने हमसे नेगोशिएट करना है। मैं फिर दोहराता हूं कि सूबों में भी वही प्रोसेस होना है जो फेडरल में होना है। पंजाब में हमने इनके साथ नेगोशिएट करना है क्योंकि वहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में जहां हम अपोजिशन में हैं और जहां दूसरी पार्टी उन्होंने हमसे नेगोशिएट करना है, हम अपोजिशन में हैं। सिंध में कोई अपोजिशन नहीं है, वहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM की नेगोशिएशन होगी। बलोचिस्तान में तो खुदा ही जानता है कौन किससे नेगोशिएट करेगा, लेकिन बहरहाल वहां भी जो है वो एक। लेकिन ये आप कह रहे हैं कि चंद दिनों में ये होने वाला है, प्रोसेस बहुत जल्द शुरू हो जाएगा, फॉर्मली पब्लिकली शुरू। सर तो ये अगर प्रोसेस शुरू हो गया तो दैट मीन्स कि वो फिर इलेक्शन की कार्रवाई तो शुरू हो गई ना,
मतलब जो आप बात कर रहे हैं हो गया ना चीफ इलेक्शन, एक स्टेप हो गया, तो अब नेक्स्ट स्टेप यही है कि ये इसके ऊपर अगर कंसेंसस हो जाता है अगले चंद हफ्तों में या महीने डेढ़ इसमें एमक्यूएम से ही मुशावरत होगी, इसमें पीटीआई से ही मुशावरत, मतलब एक तो है ना लीडर ऑफ द ऑपोजिशन प्राइम मिनिस्टर टेक्निकली, बट बाकी मियां नवाज शरीफ ने भी कहा है कि वो दीगर लोगों से भी बातचीत करेंगे ताकि कंसेंसस। हम तो ऑपोजिशन की जमातों से बात करें जो इस वक्त ऑपोजिशन में लोग हैं फेडरल में। तो इसी तरह वजीर आजम का काम यह है कि वो अपने हवारियों से गुफ्तगू करें और जो उनकी तरफ से 3 नाम आने हैं उसमें नहीं, लेकिन गवर्नमेंट के साथ आपकी मीटिंग होने वाली है इस हवाले से? जी अभी मैं यही कह रहा हूं कि कुछ दिनों में ये जरूर हो, कुछ है आपके, मेरा ख्याल हम ये आईनी प्रोसेस शुरू करना चाहते हैं। 20वीं तरमीम में बड़ा वाज़ेह है जो खुर्रम कह रहे हैं ना कि ये तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है, इसमें मेरा ख्याल है छुपाने की, लेकिन सिर्फ टाइमिंग की बात है। टाइमिंग की बात यही है ना जी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर आ चुके हैं, उसके बाद आपने आगे की तरफ देखना है, एक स्केड्यूल पे भी शायद आपको एग्री करना पड़े कि इलेक्शन कब होंगे, फिर केयर टेकर जैसे ये कह रहे हैं 4 सूबों में आपने बनानी है, मगर ये लंबा प्रोसेस है। देखिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए आपको कितना टाइम लग गया, तो अब अगर ये एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो इट मे टेक 2-3 मंथ्स। लिहाजा फोकस जो है ना जी वो एक ऐसे मकाम पे आप पहुंच चुके हैं जहां आप इधर उधर डाइवर्ट करके बहुत सी अल्लम गल्लम चीजें कौमी सलामती के नाम पर इकट्ठी करके कोई नया सर्कस नहीं लगा सकते। अब आपको फोकस करना है इलेक्शन के ऊपर, और इलेक्शन ऐसे जो एक्सेप्टेबल हो सब। गुरलीन साहब, फाइनल वर्ड, फिर आखिरी वर्ड आपके पास है कि अब अगर ये प्रोसेस शुरू हो रहा है और इसमें अगर बड़ी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको ऑब्जेक्शन है आपकी इस गोलमेज कॉन्फ्रेंस में, तो ये मुमकिन है ना कि आप फिर इस तरफ फोकस कर दें कि जी आप कहते का गवर्नमेंट बनाओ, मुशावरत करो, सिंध में करो, और ये अगर होती है तो ठीक है, नहीं होती तो यू ट्राइड, इट डिडंट हैपन, कोई ऐसी बात नहीं। देखिए, अल्ताफ भाई ने जब भी कोई बात की है हमारी मुल्क की गवर्नमेंट को और अपोजिशन को 2 साल बाद 3 साल बाद समझ चाहिए। छोटी सी मिसाल दूंगा, अफगान जिहाद हुआ था, कैंप में बोला भाई ने कैंप में रख दो, नहीं रखा, सारे मुल्क में बर्बादी शुरू हो गई। अल्ताफ भाई ने जब कहा कि शहरों से उधर से निकल के बड़े शहरों में आ रहे हैं, स्पेशली कराची का रुख कर रहे हैं, सारी पार्टी ने आवाज उठानी शुरू की एमकेएम पख्तूनों के खिलाफ, हालांकि पख्तूनों के साथ थे। टाइम खत्म हो गया। अगर अल्ताफ भाई आज ये करते मुल्क की सलामती खतरा है, खुदा न ख्वास्ता आज बात ना सुनी गई तो कहीं देर ना हो जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का ज्वाइन किया। अब वाकई में ये कॉन्फ्रेंस होती है नहीं होती है तो मेरे ख्याल है कुछ दिनों में हमें अंदाजा हो जाएगा, लेकिन ये खुशाइन बात है कि केयरटेकर गवर्नमेंट के हवाले से कुछ पेशरफ्त हो रही है और शायद आने वाले दिनों में ये वाज़ेह हो जाए कि खुश उसलूबी से ये भी एक मुआहिदा हो जाएगा, एक कंसेंसस कैंडिडेट सामने आ जाएगा, या इसमें भी अब मजीद सियासी चालबाजी होगी। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।